हरि सिंह मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट द्वितीय के भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि हमने पिछले 2 वीडियोज में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी धारा और उग्रवादी विचारधारा के बारे में विस्तृत रूप से देखा। इसी दौरान अंग्रेज सरकार ने विभिन्न शासन अधिनियम पारित किए भारत में संवैधानिक सुधारों की दृष्टि से। उनमें 1919 का शासन अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का साथ इस आशा से दिया कि युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज सरकार भारत में कुछ सुधार करेंगी। इस आशा से भारतीयों ने अंग्रेज़ों का प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया। 1919 का शासन अधिनियम आने के और भी कारण हैं। उनमें गोखले का जो वसीयतनामा 1918 में आ चुका था, उसमें उन सुधारों का प्रारूप था जो युद्ध के पश्चात भारत को मिलने चाहिए। गोखले ने प्रांतीय स्वायत्तता की वकालत की। इंग्लैंड में भी कुछ सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए। एक अन्य कारण 1915 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका में विरोध की राजनीति की और उसमें सफलता प्राप्त की, तो उससे भारतीय राष्ट्रीय चेतना में वृद्धि हुई। और इन परिस्थितियों में अंग्रेज़ों को लगने लगा कि भारत में भी जो सुधारों की आवश्यकता है, दक्षिण अफ्रीका वाली स्थिति ना आए, इसके लिए सुधार अवश्य संभावित है। साथ ही साथ 1915 के पश्चात उदारवाद का प्रभाव कम होने लगा, उग्रवादियों का उदय होने लगा। साथ ही तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया और स्वशासन की मांग की। अंग्रेज़ों की कुछ कार्रवाइयों और नीतियों से मुसलमान भी कांग्रेस का साथ देने लगे और 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग का जो लखनऊ समझौता होता है, वो भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था और अंग्रेजी शासन के स्वास्थ्य के लिए वो बिल्कुल हितकर नहीं था। इन सब परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में भारत मंत्री मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में क्रमिक सुधार के द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है और यह क्रमिक विकास के द्वारा ही संभव हो सकता है। प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों का अधिकाधिक सहयोग एवं स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा। इस प्रकार 1861 से लेकर और 1919 के अधिनियम तक ब्रिटिश संसद द्वारा जो भी भारत में संवैधानिक सुधारों के अधिनियम पारित किए गए, वह सब में 1919 का शासन अधिनियम अनेक विशेषताओं को लिए हुए सबसे महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश संसद में भारतीय शासन से संबंधित जो अधिनियम पारित किए गए,
उनमें 1919 का अधिनियम इस रूप में महत्वपूर्ण था कि इस अधिनियम से जो व्यवस्थाएं उभर के आई उनसे आगे चलकर उत्तरदायी शासन की स्थापना, लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं की स्थापना और संसदीय शासन व्यवस्था की नींव पड़ी। इस अधिनियम की कुछ विशेषताओं को हम इस प्रकार से विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम बता सकते हैं। इस अधिनियम की एक प्रस्तावना थी। प्रत्येक शासन अधिनियम की एक प्रस्तावना होती है, जिसमें प्रस्तावना में नीति संबंधी उद्घोषणा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में ये वायदा किया गया था कि ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में क्रमिक उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए भारतीयों का अधिकाधिक सहयोग से स्वायत्त शासी संस्थाओं का विकास करना संसद की वास्तविक इच्छा है। प्रस्तावना से यह स्पष्ट था कि अंग्रेज भारतीयों को क्रमिक रूप से उत्तरदायित्व सौंपना चाहते थे। इस दिशा पर प्रत्येक चरण में उन्हीं निर्णयों के द्वारा किया जाना था जिनसे ब्रिटिश साम्राज्य स्थायी रहे, लेकिन भारतीयों को कुछ रियायतें मिले। 1919 के अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं में सबसे पहली है कि ये एक कठोर संविधान था। यह भारत का संविधान अस्थायी था और लिखित था। चूँकि ब्रिटिश संविधान अलिखित है, लेकिन भारत के लिए उन्होंने बाकायदा एक लिखित संविधान का प्रावधान किया। जब तक भारत को उत्तरदायित्व और स्वशासन की योग्यता हासिल नहीं हो जाती, तब तक भारत का शासन इससे चलता रहेगा। यह संविधान कठोर था क्योंकि केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों को कुछ विषयों को छोड़कर बाकी सब विषय ब्रिटिश संसद के हाथ में थे और अंतिम रूप से विधान परिषद और केंद्रीय विधान परिषद के द्वारा किए गए निर्णयों पर एकाधिकार या अंतिम निर्णय लेने की शक्ति ब्रिटिश संसद में नहीं थी। इस शासन अधिनियम में अगली विशेषता केंद्रीय शासन संबंधी प्रावधान, दूसरी विशेषता राज्यों से संबंधित प्रावधान। चूंकि इस शासन अधिनियम में संपूर्ण भारत के लिए था, तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आने वाले डायरेक्ट प्रांतों के लिए और अन्य प्रावधान राज्यों के लिए इसमें अलग अलग दिशाओं निर्देशों का हवाला देते हैं। प्रांतों से संबंधित शासन के जो प्रावधान हैं, उनमें सबसे है केंद्र शासन में अनुत्तरदायी शासन बनाए रखा गया। विधानसभा का विस्तार और उसकी शक्तियों में वृद्धि तो की गई, पर गवर्नर जनरल को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए जिनके प्रयोग के लिए उसे विधान परिषदों की सहमति लेनी आवश्यकता नहीं थी। साथ ही केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य केंद्रीय विधान परिषद के प्रति उत्तर के सदस्य नहीं होते थे और न ही उनके प्रति वो उत्तरदायी थे। केंद्र का शासन स्वेच्छाचारी था और एकात्मक था। इसी प्रकार से केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक बनाया गया। निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन को राज्य विधानसभा कहा गया, विधान परिषद कहा गया। निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष और उच्च सदन का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य थे, जिनमें 103 निर्वाचित थे
और राज्य परिषद में 60 सदस्यों में से 33 निर्वाचित और 27 गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत थे। दोनों सदनों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। सामान्य और विशेष निर्वाचन क्षेत्र में दोनों सदनों के सदस्य चुने जाते थे, जो 1919 के अधिनियम में, भारत में शासन अधिनियम में डाले गए थे। तथापि यह अत्यंत सीमित था। कुल जनसंख्या के लगभग 3% हिस्से को यह अधिकार प्राप्त था, जो मताधिकार में भी संपत्ति और धन संबंधी योग्यता को उसमें स्थान दिया गया, जो सीमित मताधिकार का ही एक रूप है, जिसे जे.एस. मिल भारित मतदान कहते हैं। केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियों में इस अधिनियम में विस्तार किया गया, पर ये अत्यंत प्रतिबंधित थी। उन पर अनेक प्रकार के उपबंध ऐसे थे, जो ऐसी व्यवस्था की गई कि विधानमंडल के सदस्य पूरक प्रश्न, वाद विवाद आदि के द्वारा अपनी आवाज़ अभिव्यक्त कर सकते हैं, पर कार्यकारिणी परिषद के सदस्य को पद त्याग के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। बजट के संबंध में इनकी शक्तियाँ सीमित थी। कुछ विधेयक भारत मंत्री और गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति से ही आ सकते थे। ब्रिटिश संसद निर्मित कानूनों में संशोधन और परिवर्तन नहीं कर सकती थी, लेकिन सर्वोपरि व्यवस्था भी इसमें थी कि विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत मांग को गवर्नर जनरल स्वीकृत कर सकता था। कुल मिलाकर जो अधिकार विधानमंडलों को दिए गए, वे क्रियान्वयन के स्तर पर कई प्रकार से प्रतिबंधित थे। इसी प्रकार से केंद्रीय शासन व्यवस्था में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। 10 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय की वकालत करने वाला व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता था। वकालत करने वाला जो व्यक्ति है वो लॉ मेंबर होने के योग्य निर्धारित किया गया। इस प्रावधान के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में सबसे पहले भारतीय तेज बहादुर शत्रु इस कार्यकारिणी के सदस्य बने। इसकी अगली विशेषता, गवर्नर जनरल भारत मंत्री के माध्यम से शासन के लिए ब्रिटिश सम्राट के प्रति उत्तरदायी था। उसे व्यापक विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ दी गई। वह विधायी शक्तियों के अंतर्गत सदन आहूत करना, सदन की बैठक स्थगित करना, सदन को भंग करना आदि शक्तियों से वह परिपूर्ण था। विधानमंडल द्वारा विधेयक को कानून का अमली जामा पहनाने के लिए उसकी स्वीकृति आवश्यक थी। कार्यकारिणी शक्तियों के क्षेत्र में उसकी स्थिति सर्वोपरि थी। कार्यकारिणी परिषद के बहुमत निर्णय को मानने के लिए बाध्य वह नहीं था और विधानमंडल के प्रति वह उत्तरदायी नहीं था। विधानमंडल का उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1919 के शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल पूर्ण रूप से अनुत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रतीक था। इसी प्रकार से हम 1919 के शासन अधिनियम में प्रांतीय शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधानों में मोटे रूप में देखते हैं तो प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और रक्षित विषय। रक्षित विषयों में सभी महत्वपूर्ण विषय थे, साथ ही हस्तांतरित विषयों में कम महत्वपूर्ण या नगण्य महत्व के विषय जो
भारत की प्रांतीय सरकारों को दिए गए। लेकिन 1919 का शासन अधिनियम इस रूप में प्रांतीय स्वायत्तता के क्षेत्र में दैत्य शासन के नाम से जाना जाता है। डायरकी की जो विशेषता है उसके कारण इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका विस्तृत विवेचन हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन मोटे रूप में प्रांतों में दो प्रकार की शासन व्यवस्था विषयों का दो स्तरों पर विभाजन किया गया, जिनमें उत्तरदायित्व और कार्य अधिकार क्षेत्र में भिन्नता लिए हुए थे। 1919 के शासन अधिनियम की अगली विशेषता शक्तियों का विभाजन है। इसमें केंद्र और प्रांतों में शक्तियों को स्पष्ट रूप से बांटा गया। केंद्रीय सूची के जो मुख्य विषय थे वो सुरक्षा, विदेश, रेल, डाक, तार, अखिल भारतीय सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं, धार्मिक मामले, देशी रियासतों संबंधी विषय थे। इन विषयों पर सह परिषद गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी शासन का संपूर्ण अधिकार रखती थी। केंद्रीय विषय संपूर्ण देश को प्रभावित करने वाले के संबंध में कोई ऐसे प्रावधान नहीं थे जिससे कि गवर्नर जनरल की शक्तियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण लगाया जा सके। प्रांतीय विषयों में स्थानीय महत्व के विषय थे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, सिंचाई, जिला पुलिस इत्यादि। विषयों का विभाजन न तो विषयों के विभाजन को केंद्र और प्रांतों में किया गया था, पर सह परिषद गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी को अधिकार था कि वह किसी भी प्रांतीय विषय को अपने हाथ में ले सकती थी और प्रांतों को भी गवर्नर जनरल की अनुमति से केंद्र के विषयों में भी कानून बनाने का अधिकार था। वस्तुतः यह शक्तियों का जो विभाजन है वह संघात्मक शासन व्यवस्था का सिद्धांत नहीं था, बल्कि उसका आधा अधूरा रूप था और एकात्मक शासन की विशेषताओं को ही ज़्यादा इंगित करता है। मानकोड़ सुधार अधिनियम की अगली विशेषता गृह शासन में परिवर्तन। होम गवर्नमेंट में जो परिवर्तन किया गया वह भारत शासन गृह सरकार का नियंत्रण कम करने के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन भारत मंत्री के अधिकारों में कोई औपचारिक रूप में परिवर्तन नहीं करने की आशा व्यक्त गई और ये कहा गया कि धीरे धीरे भारत मंत्री की शक्तियों में कमी आएगी। भारत के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई, जिसे हम वर्तमान में हाई कमिश्नर कहते हैं, और यह उच्चायुक्त ब्रिटिश उपनिवेश में रहने वाले देशों में आज भी उसी पद को धारण करता है और भारत के उच्चायुक्त की स्थापना उन देशों में की जाती है। भारतीय विद्यार्थी विभाग आदि भारत मंत्री के लेकर उच्चायुक्त को सौंप दिए गए। उच्चायुक्त का दायित्व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करना था। उसका कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष रखा गया, जिससे कम या अधिक किया जा सकता था। उसका वेतन भारत सरकार पर भारित था। भारत मंत्री का वेतन ब्रिटिश राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। 1919 के शासन अधिनियम में भारत परिषद की स्थापना की गई, जिसको समाप्त करने की भारतीय नेता लगातार मांग करते रहे, लेकिन उसको समाप्त नहीं करके उसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन किया गया। पहला परिवर्तन ये था कि उसकी सदस्य संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 रखी गई। साथ ही साथ उनका जो कार्यकाल है 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। इसके साथ ही
उसका सदस्य होने के लिए जो आवश्यक योग्यता थी वह भारत में रहकर 10 वर्ष की निरंतर सेवा का अनुभव उसे होना जरूरी था। इसी प्रकार से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो शुरुआत अंग्रेज सरकार ने फूट डालो और राज्य करों की नीति के तहत 1909 के अधिनियम में स्टार्ट की थी, उसको विस्तार दिया गया। जबकि भारतीय राष्ट्रीय नेता ये मांग कर रहे थे कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देश के राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है, लेकिन उसे विस्तार दिया गया। अब ये मुसलमानों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अलग अलग प्रांतों में ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस को, सिखों को, यूरोपियनों को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। मुंबई विधान परिषद में गैर ब्राह्मणों को भी अलग से प्रतिनिधित्व और निर्वाचन क्षेत्र गठित करने की इसमें प्रावधान किया गया। अगली विशेषता 121 सदस्यीय नरेश मंडल की स्थापना की गई। यह एक परामर्शदात्री संस्था थी जिसका प्रमुख वायसराय होता था और इसकी स्थापना 1921 में की गई। अगली विशेषता लोक सेवा आयोग की स्थापना। भारत में सार्वजनिक सेवाओं की स्थापना के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जो भारत में प्रशासन चलाने के लिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती, पदस्थापन एवं सेवा शर्तें निर्धारित करती थी और उसे विभिन्न कार्य, अधिकार और शक्तियों से गठित किया गया, जिसके द्वारा उसने अपने कार्य संचालन में किसी प्रकार की उसे परेशानियों का सामना नहीं करने पड़े। इसी प्रकार से एक कानूनी आयोग की स्थापना की गई। 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्षों के बाद एक कानूनी आयोग की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा की जाएगी, जो इस शासन अधिनियम की प्रगति के आधार पर प्रतिबंधन देगी और उसके आधार पर आगे के संवैधानिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी के तहत 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1919 का शासन अधिनियम भारत में लोकतंत्र की सीमित मात्रा में शुरुआत का एक कदम था, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता संबंधी प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण थे। धन्यवाद।